नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग क्लेम किया गया है जापानीज़ मीडिया द्वारा, आप लोग ऐसा कह सकते हो। यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है ये है एक जापानीज़ न्यूज़पेपर निकी एशिया, जिसके बारे में आप लोग ने सुना भी होगा। इसके कई आर्टिकल हो सकता है आप लोग ने इससे पहले भी देखे होंगे। उसमें ये क्लेम किया गया है, इसकी जो हेडलाइन है ये पढ़ सकते हो आप लोग यहाँ पर, कि यूएसए जो है वो इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने वाला है। यूएसए का प्लान है इंडिया को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने का, ये इसमें क्लेम किया गया है। और उसके बाद से अगर आप लोग देखोगे ना, तो कई इस तरीके के आर्टिकल छप रहे हैं कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नेवल लॉजिस्टिक हब बनेगा इंडो पैसिफिक रीजन का, या फिर सिर्फ इंडियन ओशियन का ही कह लो आप लोग, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब क्लेम किया जा रहा है, और सिर्फ यहाँ पर लॉजिस्टिक हब बनने की बात नहीं हो रही, सिर्फ लॉजिस्टिक की बात नहीं हो रही। यहाँ पर लॉजिस्टिक आप लोग समझते होंगे कि इस शिप में मान लो फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल भरवाना हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो खाने पीने का सामान है या बाकी इस तरीके के सामान जो इस शिप में ज़रूरत है लोगों को रहने के लिए या शिप को मेंटेन करने के लिए, वो सब चीज़ों जो होती है इसको लॉजिस्टिक सप्लाई कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब बनाने की भी। तो इंडिया को ऐसा कहा जा रहा है यूएसए मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब, साथ ही साथ लॉजिस्टिक हब भी बना देगा। ये सबको आप एक ही में कर सकते हो ना, अक्सर लॉजिस्टिक के अंदर इसको भी ऐड कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब कंप्लीट यहाँ पर सर्विस जो है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा इस तरह की। घबराना मत, मैं पूरा आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि किस चीज़ की बात हो रही है। दरअसल होता क्या है ना कि यूएसए की ही सिर्फ बात कर लो अगर, तो आप लोग को पता होगा कि यूएसए की जो नेवल प्रेजेंस है वो हर जगह है, ना ही सिर्फ उसके आसपास बल्कि इंडियन ओशियन में भी उसकी प्रेजेंस है। पैसिफिक में तो जो है वो है ही, अटलांटिक में तो जो है वो है ही, प्लस यहाँ छोटे मोटे सी वाले एरिया में, गल्फ वाले एरिया में हो गया, या फिर इस तरीके के हर जगह पे आप लोग यूएसए की जो नेवी है उसकी प्रेजेंस देखोगे। यूएसए की 7 फ्लीट में इसने अपनी नेवी को बांट रखा है, आप लोगों को पता होगा, जिसमें से 5वां फ्लीट जो है वो इस एरिया में बहरीन में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है, और इसके आसपास वाले जो एरिया है वहाँ पर यूएस के इंटरेस्ट को वो सिक्योर करता है। 7th फ्लीट आप लोगों को पता होगा जो स्टेशन है वो है जापान में इसका हेडक्वार्टर है। और इस 7th फ्लीट के बारे में आप लोग को पता भी होगा कि 1971 का जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो ये 7th फ्लीट आया था पाकिस्तान की मदद करने, यानी कि इंडिया पे अटैक करने, लेकिन फिर वापस इसको लौट के डर के जाना पड़ा। खैर ये तो पुरानी बात है, इस पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कोई भी कंट्री जियोपॉलिटिक्स में ना ही फ्रेंड होती है ना ही दुश्मनी होती है, ना ही फ्रेंडशिप ना ही एनिमिटी, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। खाली कोई चीज़ पर अगर परमानेंट होती है तो वो होता है इंटरेस्ट। कुल मिला के बताना मैं आप लोग को यही चाहता हूँ कि यूएसए के जो प्रेजेंस है वो हर जगह है। 5th फ्लीट यहाँ पर, 7th फ्लीट यहाँ पर, उसके अलावा भी अगर आप लोग देखोगे ना तो छोटा छोटा यूएसए का जो बेस है वो बहुत सी कंट्री में आप लोग को मिलेगा। विकिपीडिया का एक पेज है पूरा जिसमें बताया उसने लिस्ट ऑफ नेवल बेस ऑफ यूएसए। इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो हाईलाइटेड है येलो कलर से, ये इंडो पैसिफिक की वो कंट्री है जहाँ पर यूएसए का नेवल बेस है, यानी कि यूएसए की नेवी का यहाँ पर प्रेजेंस आप लोग को मिलेगा। छोटे स्केल पे, कई लार्ज स्केल पे भी आप लोग को मिलेगा। इसमें कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, फिर उसके आगे बहरीन है, फिर डियागो गार्सिया है, आप लोग को पता होगा इंडियन ओशियन में डियागो गार्सिया में यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड है, उस पर यूएसए का बेस है। उसके अलावा जबूती में आप लोग को यूएसए चाइना दोनों मिलेंगे। जापान का फिर क्या ही कहना, जापान के बारे में हम सब जानते हैं कि जापान पे 7th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वही है। उसके अलावा बहुत हैवी प्रेजेंस जापान में जो यूएस की नेवी है वो मेंटेन करके रखती है। फिर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग अलग लिखा है, पता नहीं क्यों। आप लोग समझ जाओ कि ये दोनों एक ही कंट्री की बात हो रही है। और यहाँ पर भी यूएसए का बेस आप लोग को मिलेगा। फिर सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इस तरह की बहुत सी कंट्री, कुवैत भी यहाँ पर है, वहाँ पर यूएसए का बेस आप लोग को मिल जाएगा। इन नेवल बेस में यूएसए की जो सोल्जर्स होते हैं, यूएसए नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं वो तो होते ही हैं। उसके अलावा उनको कैरी करने के लिए शिप्स, यूएसए के जो शिप्स हो गए या फिर बाकी एसेट्स भी हो गए यूएसए के, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह भी, ये सब भी यहाँ पर हमेशा रहते हैं। कहने का मतलब है इंडो पैसिफिक में बहुत ज़्यादा एसेट्स, यूएसए के शिप्स वगैरह जो होते हैं ये परमानेंट स्टेशन होते हैं, यहाँ पर हमेशा रहते हैं। और आप ही बताओ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इन शिप्स में अगर मान लो कुछ रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई, या फिर जो टाइम पे होता है ना सर्विसिंग वगैरह, उनकी ज़रूरत होगी, मेंटेनेंस के लिए कोई काम करने की ज़रूरत होगी, या फिर लॉजिस्टिक ही सपोर्ट हो गया यार, मतलब फ्यूल हो गया या फिर बाकी चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों के लिए अगर बार बार इन शिप्स को लौट के जाना पड़े यूएसए, और फिर यूएसए में ये सब करवा के वापस आए, तो ये चीज़ सस्टेनेबल है नहीं है। हो सकता है कि यूएसए से ये चले और यहाँ तक पहुँचे जब तक इनका फ्यूल ही ख़त्म हो जाए, फिर ये यहाँ से लौटे किसी और से फ्यूल लेके फिर यूएसए से भरा के चले, फिर फ्यूल ख़त्म हो जाए।
तो इस तरीके की चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए अगर यूएसए को इंडो पैसिफिक में या कहीं पर भी बहुत अच्छे से प्रेजेंस बना के रखनी है, काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी प्रेजेंस बना के रखनी है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, मेंटेनेंस को लेके सपोर्ट हो गया, या बाकी भी रिपेयरिंग वगैरह हो गया, ये सब की फैसिलिटी इसको यहीं पर मिलती रहे। और मान लो कुछ यहाँ पर क्लैशेस वगैरह होते हैं किसी के साथ, तो वो उस टाइम पे तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि लॉजिस्टिक सपोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे रिपेयरिंग वगैरह भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए किसी रिलायबल कंट्री के में आप लोग कह सकते हो, और किसी ट्रस्टेबल कंट्री में यूएसए को ये सब फैसिलिटी मिले, ये यूएसए की ज़रूरत है। और इसीलिए यूएसए का कहना है, हालांकि कहना वर्ड अभी सही नहीं रहेगा क्योंकि इस तरीके की कोई कंक्रीट ऑफ आप लोग कह सकते हो कि न्यूज़ नहीं आई है। खाली हुआ क्या है कि यूएसए के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वही इस तरीके की बातें कह रहा है, तो कॉन्क्रीट कह भी सकते हो, लेकिन अभी आप लोग कह सकते हो पूरा प्लान नहीं बताया गया हम लोग को कि ऐसे ऐसे होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उनने ये कहा है हाल में कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है उसका वन ऑफ द फैक्टर आप लोग कह सकते हो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है इंडिया में नेवल शिप्स रिपेयर और मेंटेनेंस हब बनाना है, यानी कि इंडिया को इसका हब बनाना है। यानी कि यूएसए करेगा क्या कि यूएसए थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मेंटेनेंस रिपेयर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो यहाँ पर क्रिएट कर देगा इंडिया में, जिसके बाद यूएसए के आसपास जो भी शिप्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और इस तरीके की फैसिलिटी जो है वो रिसीव करेंगे। अब यहाँ पर दो सवाल आप लोग कह सकते हो बहुत जायज़ है आना। सबसे पहले तो ये कि क्या अभी तक इंडिया के पास इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी? अभी तक इंडिया के पास जो फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करके इंडिया इस तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता है? तो इसका जवाब है देखो, बिल्कुल ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अब तक 3 यूएसए के शिप जो है वो इस तरीके की सर्विस इंडिया में रिसीव कर भी चुके हैं। यहाँ पर इनके नाम आप लोग देख सकते हो और इनकी टाइमिंग आप लोग देख सकते हो कब ये इस तरीके की सर्विस रिसीव करने इंडिया में आई हैं। और ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि टेस्टिंग था कि यूएसए खाली छोटे छोटे शिप्स जो हैं, लेस टेक्नोलॉजी टेक्निकल शिप जो है उनको बेच के देख रहा था कि इंडिया इस तरीके की सर्विस जो है वो दे सकता है कि नहीं। खाली इस चीज़ को इंडिया और यूएसए मिलकर ट्राई कर रहे थे। अब जो है ना, अब ये इन्वेस्टमेंट जो यूएसए करेगा इसको आप लोग एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि दुकान को बड़ा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं उस तरीके से ये कुछ है। अब यूएसए जो अपने हाईली टेक्निकल शिप जो होती है, हाई टेक्नोलॉजी से बनी जो शिप्स होती हैं, जो एडवांस शिप्स होती है उनको भेजेगा। उनके लिए जो फैसिलिटी चाहिए, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको यूएसए डेवलप करेगा यहाँ पर। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक यूएसए फिर ये फैसिलिटी कहाँ से रिसीव करता था? यूएसए के जो शिप्स है वो यहाँ पर तो बहुत टाइम से अपनी प्रेजेंस बना के रखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत से जगह हैं, जैसे कि जापान में जो यहाँ के लोकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर शिपयार्ड्स है जो वहाँ पर ले लेता था। साउथ कोरिया में भी इस तरीके की थोड़ी बहुत फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया में भी यूएसए ने इस तरीके की चीज़ जो है इसको डेवलप करके रखा है। ऑस्ट्रेलिया में यूएसए का बेस भी है और फिर इस तरीके की फैसिलिटी भी यूएसए को मिल जाता था। लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो इंडियन ओशियन वाला रीजन, यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी। थोड़ा बहुत ओमान जैसी कंट्री या बाकी कंट्री से इस तरीके की कोई फैसिलिटी यहाँ पर मिल भी जाती थी, तब भी वो सफिशिएंट नहीं था। या फिर इस पूरे चीज़ को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो नए फैसिलिटीज़ इस एरिया में डेवलप करना चाहता है, यूएसए इंडिया में डेवलप करना चाहता है, ये एक तरीके से सिग्नल है कि यूएसए जो है अगले कुछ सालों में यहाँ पर अपनी प्रेजेंस जो है ये बहुत ज़्यादा बना के रखेगा। इसीलिए हो सकता है वो भी इस चीज़ को देखते हुए प्लानिंग कर रहा हो कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग को, इस तरीके की सर्विस हम लोग को यहाँ पर लगेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले ही इंडिया को इसका हब बना दो। तो ये चीज़ चलो हम लोग को समझ में आ गई कि यूएसए की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूएसए यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बना रहा है ना। सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे यूएसए का जो डिसीजन है कि हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे, इसका कोई सिग्निफिकेंस है? हाल में कुछ ऐसे ही क्या इवेंट हुई है जिसको देखते हुए यूएसए ने ये डिसीजन लिया हो? देखो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल यस, इस तरीके की कुछ इवेंट हुए हैं, इस तरीके की कोई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको देखते हुए यूएसए ने, हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके के डिसीजन लिए हो। सबसे पहले तो हुआ यह है कि आप लोग देखो तो इस तरीके की बातें हो रही है कि चाइना की जो नेवल फ्लीट है ना, चाइना के पास जो भी शिप्स वगैरह या जो भी इस तरीके के वार शिप्स हो गए, कॉम्बैट शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, इन सब को अगर आप लोग एक तरफ रखो और ऐसे ही यूएसए की इन सब चीज़ों को अगर आप लोग एक तरफ रखो, तो चाइना के जो ये सब शिप्स वगैरह हैं ये ज़्यादा नंबर में हो गए यूएसए से। इस तरह के क्लेम, इस तरह की बातें बहुत टाइम से हो रही है। ऑफकोर्स ये
अगर आप लोग क्वालिटी वाइज देखो तो यूएसए के आसपास भी नहीं है। यूएसए की जो शिप्स है, यूएसए के एयरक्राफ्ट है या इस तरीके के बाकी यूएसए के जो एसेट्स है ना, वो क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अपर है चाइना के कंपैरिजन में। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अपनी क्वालिटी भी चाइना इंप्रूव कर लेगा और आने वाले टाइम में चांसेस इसके भी हैं कि चाइना भी एक बहुत बड़ी नेवल पावर बन जाएगा, तो यूएसए की टक्कर की, या फिर आप लोग ऐसा भी कह सकते हो कि यूएसए को भी सरपास कर जाएगा। और नहीं भी ये सरपास करता है तो ये जो रीजन है ना, इंडियन ओशियन का हो गया या फिर चाइना के आसपास वाला रीजन हो गया, यहाँ पर अगर कल को कुछ चाइना जो एग्रेसिव चीज़ अपनाता है, एग्रेसिव स्टैंस अपनाता है, तो यूएसए को काउंटर करने के लिए अपने कंट्री से इतना दूर चल के आना पड़ेगा। और चाइना का तो ये होम एरिया है। इंडियन ओशियन वाला भी एरिया चाइना से काफ़ी ज़्यादा पास में, आप लोग कह सकते हो यूएसए के रिलेटिवली। तो ऐसे में यूएसए कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि 80 से 90% नेवी वो इस एरिया में भेज दे केवल चाइना को काउंटर करने के लिए। उसकी अपनी भी कंट्री की प्रोटेक्शन है या फिर बाकी एरिया में भी उसके इंटरेस्ट है। इसीलिए इस एरिया में एक अच्छा मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब होने की वजह से, एक अच्छा लॉजिस्टिक हब होने की वजह से हो क्या सकता है कि यूएसए हो गया या फिर इसके बाकी अलाइड कंट्री जैसे कि फ्रांस, यूके और भी बाकी कंट्रीज, ये इस एरिया में आके आराम से पेट्रोलिंग कर सकती है, आराम से अपनी प्रेजेंस कहीं आसपास मेंटेन करके रख सकती हैं और चाइना के एग्रेसिवनेस को आप लोग कह सकते हो कि चेक में रख सकती हैं। एक अच्छी प्रेजेंस यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज की नेवीज की भी बनी रह सकती है, खाली उनको ये जो सर्विस है ये अगर अच्छे से मिल जाती है तो। इसीलिए जो काम यूएसए अकेले नहीं कर सकता, चाइना की नेवी का साइज ज़्यादा होने की वजह से या फिर यूएसए से ये जो एरिया है ये दूर होने की वजह से, वो काम यूएसए थोड़ा थोड़ा अपनी जो अलाइड कंट्रीज़ है, जो नाटो कंट्रीज़ है, उनकी नेवी को मिला के यहाँ पर अच्छी प्रेजेंस बना के कर सकता है, जिसके लिए ये जो पूरा हब है, ये जो फैसिलिटी है, इनका होना ज़रूरी है। और इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि इसको डेवलप किया जा रहा है इंडिया में। अब इंडिया के लिए अगर हम लोग इसके फ़ायदे देखें तो पहले तो ये सारे फ़ायदे, चाइना को काउंटर करने के फ़ायदे, ये सब फ़ायदे इंडिया के भी हैं क्योंकि इंडिया और चाइना भी एक दूसरे के राइवल है, आप लोग कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में डेवलप होगा, इसको एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह देख लो, छोटा सा इंडिया की ओर। तो इन्वेस्टमेंट कभी भी आता है तो अच्छा ही होता है। दूसरा, इससे जॉब्स क्रिएट होगी, साथ ही साथ इंडिया जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, ना ही सिर्फ यूएसए की नेवी को, ना ही सिर्फ यूएसए की शिप को, बल्कि बाकी भी कंट्रीज़ की शिप्स को। इस एरिया में भी बहुत सी कंट्री जो है उनके पास अपने शिप्स को प्रोवाइड करने के लिए भी ये जो मेंटेनेंस और रिपेयर की फैसिलिटी है वो नहीं है, जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं है। तो उन कंट्रीज़ को भी ये जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसकी वजह से इंडिया की अर्निंग भी होगी, डॉलर्स भी आएंगे इंडिया में, तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ेगा, आप लोग कह सकते हो। तो ये इंडिया का फ़ायदा होगा इसमें। उसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ जो है ये सडनली आ गई है। इस चीज़ की जो शुरुआत है वो हुई थी 2016 में, जब इंडिया ने लेमुआ साइन किया था यूएसए के साथ। लेमुआ यूएसए के 3 इंपॉर्टेंट, आप लोग कह सकते हो, जो मिलिट्री एग्रीमेंट है उनमें से एक है, जिसमें यूएसए बात करता है लॉजिस्टिक्स वगैरह की, इसी तरीके की चीज़ों की। वो इंडिया ने 2016 में साइन किया था यूएसए के साथ। यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ ने ये कहा था कि हम एक दूसरे की नेवी को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जब भी हमारे आसपास उनको ज़रूरत होगी। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, 3 यूएसए के शिप जो है वो टाइम पे आके इंडिया के तमिलनाडु में जो एलएनटी का शिपयार्ड है वहाँ पर ये जो सर्विस है इसको रिसीव कर भी चुकी हैं कि एलएनटी पहले भी इनको ये सर्विस दे चुका है। अब ही हाल में क्या हुआ है कि एलएनटी के साथ यूएसए ने इस सर्विस को रिसीव करने के लिए एक फॉर्मल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया, जो कि खाली फॉर्मेलिटी थी, आप लोग कह सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एलएनटी जो है वो सर्विस इनको प्रोवाइड कर ही रहा था। इस एग्रीमेंट का नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मरीन शिप रिपेयर एग्रीमेंट है। और एलएनटी के बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि गोवा शिपयार्ड और माझगांव डॉक शिपयार्ड जो है उसके साथ भी यूएसए जो है इस तरीके के एग्रीमेंट साइन करेगा, इसी फैसिलिटी, मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी को रिसीव करने के लिए। तो इससे आप लोग समझ सकते हो हर शिपयार्ड के साथ ये साइन करने का मतलब है कि इनको भी फिर यूएसए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करेगा और इंडिया को वाकई में एक इस चीज़ में हब बनाया जाएगा फ्यूचर में, जिसका फ़ायदा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इंडिया को होगा। इंडिया काफ़ी ज़्यादा डॉलर इससे कमा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा यानी कि इससे कमा सकता है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।